हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्राइमरी हेल्थ का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जो भी आप लोग का पीएससी सब्जेक्ट है उसका एक जो टॉपिक है वह केयर ऑफ सिक इन द कम्युनिटी, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो केयर ऑफ सिक इन कम्युनिटी जो है सामुदायिक में बीमारी की देखभाल, मतलब कि जो भी आपका जॉब होगा या फिर जो पोस्टिंग होता है उसमें आप लोग का जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि जो पोस्टिंग हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कम्युनिटी साइड में हो रहा है। तो हम लोग को उस एरिया की बीमारी के बारे में या फिर वहाँ पे आने वाले सब पेशेंट वगैरह के बारे में इस यूनिट में हमको पढ़ना है कि क्या क्या है, क्या केयर करना है, कैसा सिक पेशेंट आता है, किस टाइप का पेशेंट आता है कम्युनिटी एरिया में। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या, समुदाय में बीमार को देखभाल का अर्थ है कि रोगी को उसके घर या समुदाय में ही उचित चिकित्सा एवं नर्सिंग सेवाएं प्रदान करना। जो कि आप लोग को पता होगा कि जो भी एएनएम का एक जो फंक्शन होता है वो ये भी होता है कि डोर टू डोर जो है सो केयर प्रोवाइड करना होता है। और किस कंडीशन में ऐसा करना होता है, तो किसी भी तरीके से अगर कोई महामारी है या फिर कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक बीमारी देखने को मिल रहा है तो क्या किया जाता है, जो भी एएनएम स्टाफ रहता है उन लोग को जो है सो डोर टू डोर जो है सो जाके मेडिकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है या फिर हेल्थ एजुकेशन ऐसा है जो कि प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वही इसके अंदर वही बताया गया है कि जो भी कम्युनिटी एरिया में नर्सिंग स्टाफ है, जो भी एएनएम स्टाफ पोस्टेड है उन लोग का जो काम है उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। फिर उस वहाँ पे कौन कौन से पेशेंट आएंगे, उसको क्या देखभाल करना है। तो इसमें जैसे कि बताया गया है कि जो घर घर जाके जो है सो सेवाएं प्रदान करना है। तो घर घर जाके सेवाएं कब प्रदान किया जाता है, तो जैसे कि बहुत ज़्यादा महामारी किसी भी डिजीज कंडीशन का आ गया उस केस में जानने को मिलता है। या फिर जैसे कि आप लोग को याद होगा जब भी कुछ जिस टाइम कोविड आया था तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी हो गई थी, या फिर उस टाइम भी जो है सो ऐसा बहुत सारा चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम हो या फिर ऐसा बहुत सारा रूल रेगुलेशन आया था जिसमें क्या था कि ये पेशेंट को बचाने के लिए वो हर एक कदम उठाया जा रहा था, कि चाहे वो मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो या फिर वो कोई भी जो है सो इम्यून बूस्ट करने वाला मेडिकेशन जो है सो डोर टू डोर स्टेप जाके देना हो। तो ये सारा चीज़ जो है सो इसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, मतलब ओवरऑल बोला जाए तो हेल्थ को अच्छे रखने के लिए जो है सो एक एएनएम स्टाफ को जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा जाता है। उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव में देखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव में क्या है, रोगी को निरंतर और समग्र देखभाल प्रदान करना, मतलब कि रोगी को जो है सो क्या देखना है यहाँ पे कि जो भी पेशेंट है उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है, तो जो भी बहुत ज़्यादा जटिलता से बीमारी बढ़ रही है, मतलब कि कोई भी ऐसा बीमारी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ डिजीज या फिर नंबर ऑफ पेशेंट जो है सो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उस टाइम क्या किया जाएगा, हम लोग को उस पर काम करना है। उसको क्या करना है कि रिकवर करने का कोशिश करना है, डिजीज को जो सो रिड्यूस करने का कोशिश करना है। रोगी और परिवार को शिक्षित करना, मतलब कि एजुकेट करना है जो भी पेशेंट है या फिर जो पेशेंट का फैमिली मेम्बर है या फिर जो भी फैमिली है सोसाइटी में या फिर कम्युनिटी एरिया में, उसको एजुकेट करना है कि आने वाले दिन में उसको ये बीमारी नहीं देखने को मिले। इसीलिए उस फैमिली को एजुकेट करना है कम्युनिटी एरिया में जाके, जो भी मेडिको के बारे में उसको वो ज्ञान देना है, फिर बोल सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन देना है। उसके बाद क्या, रोगी और परिवारों को शिक्षित करना है, वही बात जो मैं अभी आपको समझाई हूँ। अस्पतालों में भर्ती होने की आवश्यकता को कम करना, मतलब कि जो नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे उस नंबर ऑफ पेशेंट को कम करना है। जो एडमिट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पेशेंट, क्योंकि अगर उसको वो अच्छा हेल्थ एजुकेशन के बारे में नहीं पता है या फिर हाइजीन के बारे में नहीं पता है, किसी बीमारी के बारे में नहीं पता है, तो पेशेंट का नंबर जो है सो ज़्यादा बढ़ेगा। और पेशेंट का अगर नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है कि वह पेशेंट जाएंगे कहाँ, तो हॉस्पिटल्स में जाएंगे। तो हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ एडमिशन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि पेशेंट को एडमिशन की संख्या को कम करना है। उसके बाद क्या, शीघ्र व्यस्त होने में सहायता करना, जल्दी से पेशेंट की बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करना है। उसके बाद क्या है, सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ केयर में क्या होगा, हॉलिस्टिक अप्रोच में क्या होगा, जो भी फिजिकली मेंटली या फिर जो सोशल फिर जैसे कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक देखभाल करना, हॉलिस्टिक अप्रोच करना, जिसमें कि फिजिकल हेल्थ को देखना है, मानसिक हेल्थ को देखना है, फिर सामाजिक देखभाल करना है। ये सारी चीज़ जो है सो हम जो कि एक टाइप से केयर के रूप में प्रोवाइड करना है पेशेंट को, कि किसी भी तरीके से पेशेंट इस सब चीज़ें से
न उलझे। उसके बाद सुलभता एक्सेसिबिलिटी सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हो, जितना जो भी पेशेंट है उसको सारा हर तरीके से केयर मिलना चाहिए। उसके बाद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या होगा, प्रिवेंट करना है, साथ ही साथ अफोर्डेबल केयर देना है, प्रिवेंटिव फोकस करना है, रोकथाम पर जोर देना है। अब चाहे रोकथाम पे जोर किस तरीके से दिया जाएगा, तो ये जो स्टेप होता है वो गवर्नमेंट का होता है कि कोई भी बीमारी बढ़ रही है या फिर कोई भी किसी भी एरिया में कोई एपिडेमिक या फिर एंडेमिक चीज़ें देखने को मिल रही है, तो उस टाइम गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम जो है सो वो लागू होता है या फिर उसके अंदर हम लोगों को काम करना पड़ता है, रोकथाम पर जोर देना होता है। जैसे कि कोई एरिया है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा पेशेंट डायरिया से सफ़र कर रहा है और डायरिया से अगर सफ़र कर रहा है तो गवर्नमेंट का एक स्टेप होता है कि जो ORS घोल है वो प्रोवाइड करने का, क्योंकि अगर ORS बच्चे को मिल रहा है तो तुरंत जो है सो बच्चा शॉक में नहीं जाएगा, इतना ठीक रहेगा। थोड़ा सा अगर उसको हेल्प मिल जाएगा इस सब चीज़ों से तो तब तक पेशेंट जो है सो कुछ थोड़ा सा भी स्टेबल होगा और हॉस्पिटल तक जाके फिर वो जो है सो ठीक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सारा क्या है, प्रिवेंटिव फोकस है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद सस्ती सेवा, अफोर्डेबल केयर। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल सर बहुत महंगा सा वहाँ पे प्राइस रहता है, जो भी सोशियो इकोनॉमिक वीक वाले पेशेंट है वो वहाँ नहीं जा पाएंगे, इसीलिए बोला गया कि सस्ती सेवाएं जो है सो अफोर्डेबल केयर जो है सो प्रोवाइड किया जाना चाहिए कम्युनिटी एरिया में। उसके बाद है रोगी को मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ पेशेंट को असेसमेंट करना। तो पेशेंट को असेसमेंट कैसे करना है, सबसे पहले तो उसको वाइटल साइन की चेक किया जाएगा, शारीरिक जांच किया जाएगा, या फिर आप लोग ऐसा देखे होंगे कि कभी कभी स्कूल में कैंप लगता है या फिर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कभी कभी कैंप लगता है, तो इस कैंप में का मेन उद्देश्य क्या होता है कि पेशेंट को असेसमेंट करना, वाइटल्स देखना है कि पेशेंट किसी भी किस तरीके के डिजीज से, किस तरीके की बीमारी से, किस तरीके के डिजीज से जो है सो बहुत ज़्यादा केस देखने को मिल रहा है, या फिर कौन सा बीमारी है ऐसा जो एक प्रॉपर जगह में ज़्यादा मिल रहा है। तो उस चीज़ के लिए क्या करना है, असेसमेंट ऑफ पेशेंट करना है, शारीरिक जांच करना है। उसके बाद क्या है, घर के वातावरण, स्वच्छ पानी एंड हवा। पेशेंट जो भी पेशेंट है या फिर जो भी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे सैनिटेशन कैसा है, जो कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो उस स्वास्थ्य पे किस चीज़ का ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट हो रहा, कौन सा ऐसा फैक्टर अफेक्ट हो रहा। तो घर के वातावरण जैसे कि देखने को मिलता है कि गंदा पानी है, जो कि कंटामिनेटेड पानी कोई पी रहा है, या फिर जो हवा है वहाँ पे वो बहुत हवा जो है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स के बाहर जो है बहुत सारा वेस्ट फेंका जाता है, जो कि कहीं ना कहीं पेशेंट का होता है, और उससे जो है सो बैक्टीरिया वायरस बाहर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसका भी टेक्निक होता है कि उसको जलाना होता है हाई टेम्परेचर में, बट ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ से क्या हो रहा है, चीज़ों को ऐसे ही फेंका जा रहा है। अगर ऐसे ही फेंका जा रहा है तो उस टाइम क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ अगल बगल का जो हवा है वो भी कहीं ना कहीं गंदा है, उसके कारण भी पेशेंट को क्या होगा, देखने को मिल सकता है किसी भी तरीके का बीमारी। उसके बाद है परिवार का सहयोग। परिवार का सहयोग कैसे हेल्प करेगा फैमिली को, तो फैमिली को वो कैसे हेल्प करना है, तो कहीं ना कहीं अगर पेशेंट सही हो रहा है हॉस्पिटल से तो वो एक परिवार का तो हेल्प ही हो रहा है। उसके बाद मानसिक स्थिति का आकलन, जो भी पेशेंट है उसका मेंटली असेसमेंट करना है कि वो कैसे है और नहीं है। जैसे कि कम्युनिटी एरिया में सर्वे होता है, सर्वे में पता चल जाता है कि किस घर में कितना क्या प्रॉब्लम है, या फिर किस एरिया में जो है सो मेंटली इल पेशेंट मिल रहा है, फिर किस एरिया में देखने को मिल रहा है कि पेशेंट जैसे सोशली बीमार हो रहा है, फिर किस तरीके कहाँ पे मेंटली इल पेशेंट है। ये सारा जो है सो डाटा हम लोग को सर्वे के अकॉर्डिंग भी मिल जाता है। नेक्स्ट है देखभाल का योजना। देखभाल का योजना में क्या, प्लानिंग ऑफ केयर। प्लानिंग ऑफ केयर में क्या होगा, रोगी की समस्या की पहचान। अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा डिजीज हो रहा है, प्राथमिक निर्धारितता करना, परिवार को शामिल करना, योजना बनाना, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, दवा उपकरण। मतलब कि जो प्लानिंग ऑफ जो केयर है, ये सारा जो चीज़ें हैं ये प्रोवाइड करना। प्लानिंग ऑफ केयर कब प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट ये स्टाफ प्रेजेंट है तो स्टाफ का काम क्या है कि उसका कैसे केयर है उसको प्लान करना है। प्लानिंग ऑफ केयर जब भी उसके पास पेशेंट जाएंगे तो प्लानिंग ऑफ केयर वो करेंगे, और जिस तरीके का पेशेंट है, जिस तरीके के प्रॉब्लम से
उलझ रहे हैं लोग, वहाँ पे उस चीज़ों को सही किया जाएगा। चाहे वो दवा के उपकरण से हो, कोई थेरेपी से हो, मेडिकेशन से हो, या फिर काउंसलिंग से हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन उस चीज़ को जो है सो प्लानिंग ऑफ केयर किया जाएगा। स्टाफ जो भी रहेंगे वहाँ पे ये काम करेंगे। उसके बाद है हम लोग को चीज़ें ये पता चल गया कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सो प्लानिंग ऑफ केयर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, अब जो भी प्रॉब्लम हम लोग को पता चला, जैसे कि अभी छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बताए थे कि कोई कम्युनिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायरिया का केस है, तो हॉस्पिटल से जब पेशेंट आएगा तो हिस्ट्री लेने के बाद पता चल जाएगा कि अच्छा इस एरिया में डायरिया है और ये डायरिया का पेशेंट है। उसके बाद उसको पे प्लान किया जाएगा कि डायरिया का पेशेंट है, अगर पेशेंट शॉक में है तो उसको फ्लूइड चढ़ाया जाएगा, ORS वगैरह दिया जाएगा, उसके जो भी वाइटल्स है उसको स्टेबल करने का कोशिश किया जाएगा। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना है कि दवाइयों का सही उपयोग, किसी भी तरीके का बीमारी उस केस में दवाइयों का सही उपयोग हो रहा है या फिर ये नहीं हो रहा है, इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करना है। घाव को देखभाल, वुंड केयर, मतलब कि अगर पेशेंट को किसी भी तरीके का वुंड है तो वुंड केयर प्रोवाइड करना है, स्वच्छ बनाए रखना है, संतुलन आहार देना है, टीकाकरण और रोगों को रोकथाम करना है। जो भी पेशेंट है उसके हेल्दी ये खाना अगर कोई ले रहा है तो जिसके कारण बहुत सारा ऐसा डिजीज है जो खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा या फिर बॉडी जो है सो फाइट कर लेगा अगर अच्छा इम्यून रहेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल से आते हैं उसको एजुकेट करना है कि हेल्दी खाना खाना, हाइजीन मेंटेन करना है, टीकाकरण रोग का रोकथाम, साथ ही साथ क्या है कि टीकाकरण और रोगों की रोकथाम करना। इम्यूनाइजेशन आप लोग सुने होंगे कि हर एक किसी भी हॉस्पिटल से वहाँ पे इम्यूनाइजेशन है, वो इम्यूनाइजेशन भी गवर्नमेंट के अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन जो है बहुत एक मेजर फैक्टर है डिजीज़ का। अगर इम्यूनाइज पेशेंट है तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में वैसा जो है इम्यूनिटी बूस्ट हो गया कि फाइट कर सकता है, बट अगर ये ऐसा नहीं है तो वो फाइट नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या, गृह देखभाल करना, होम केयर नर्सिंग। होम केयर नर्सिंग में क्या होता है, बिस्तर की सफाई और आराम, समय पर भोजन और पोषण, बेड शोर से बचाव, दैनिक कार्यों में सहायता, नहलाने, कपड़े बदलना, ETC, ये सब जो है देखभाल होम केयर नर्सिंग जो है सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो जहाँ पे भी अगर लोग सो रहा है तो वो कैसा है, साफ़ है या फिर नहीं है। पेशेंट का रेस्ट करने का जो जगह है वो भी एक हाइजीनिक होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। खाना खा रहा है पेशेंट तो वो भी जो है सो अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले तो हेल्दी डाइट होना चाहिए, या फिर अगर हेल्दी नहीं है तो हेल्दी कैसे नहीं होगा, अगर वो खाना जो है गंदे तरीक़ा से बनाया गया फिर अच्छे से पकाया नहीं गया है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है सो बॉडी पे अफेक्ट करेगा और किसी न किसी तरीके का डिजीज देखने को मिल सकता है। बेड शोर कैसे होगा, तो अगर कोई पेशेंट है वो एडमिट है और उसको अगर पेशेंट को सही से केयर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो बेड शोर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बोले तो जैसे कोई पेशेंट है जो बहुत लंबे टाइम से बेड रिडन है और बहुत लंबे टाइम से बेड रिडन रहने के कारण क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि जो पेशेंट है उसको एक जिस साइड से पेशेंट बहुत टाइम से लेटा हुआ है उस साइड बहुत ज़्यादा वहाँ स्किन जो है सो इंजर्ड देखने को मिलता है या फिर वुंड टाइप से देखने को मिल जाता है। तो बेड शोर क्यों होता है, तो बेड शोर अगर हॉस्पिटल्स में है तो पेशेंट का जो है सो वो उसको प्रॉपर हाइजीन तरीके से उसका जो भी रूटीन है वो नहीं हो रहा है ये बोल सकते हैं, या फिर उसका अच्छे से केयर नहीं हो सकता ये बोल सकते हैं। जो पेशेंट है उसका जो सो हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए किसी भी पेशेंट को बेड शोर देखने को मिलता है। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है, तो हेल्थ एजुकेशन जैसे कि प्रोवाइड करना, तो हेल्थ एजुकेशन में क्या प्रोवाइड करना है, सबसे पहले तो हेल्थ, अगर कम्युनिटी एरिया में हेल्थ एजुकेशन देना है तो उसको बोलना है कि पेशेंट जहाँ पे भी रह रहे हैं वो लोग वहाँ पे एटलीस्ट उस जगह को साफ़ करके रखें, क्लीन रहे, जिसके कारण बीमारी होने की संभावनाएं जो है सो वो कम रहेगा। साथ ही साथ एक हेल्दी डाइट, स्वस्थ संतुलित आहार का महत्व उसको समझाना है कि अगर आप अच्छे खाना खा रहे हो तो आपको अच्छा लाइफ मिल सकता है, या फिर आप अच्छे खाना खा रहे हो तो आपको बीमारी बहुत दूर रहेगा, आपके पास नहीं आएगा। अगर आप अच्छे खाना नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हो तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि बहुत सारे तरीके का बीमारी देखने को मिल सकता है।
या फिर अगर कोई कंप्लीट खाना नहीं खा रहा है, पैसों को बचा रहा है कि भाई एक टाइम ही खाना है, एक टाइम को बचाना है, अगर ऐसा कर रहा है पेशेंट, तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड टाइप का खाना है वो हॉस्पिटल्स में उस पैसे को देना पड़ेगा बीमारी के रूप में। तो इसीलिए उसको बताना है कि संतुलित डाइट लेना है, बैलेंस करके डाइट लेना है, पर्याप्त, साथ ही साथ स्लीपिंग पैटर्न, लाइफ स्टाइल के बारे में बताना है, क्योंकि आजकल का जो भी चाहे यंग हो या फिर एडल्ट हो, कोई भी एज ग्रुप का बच्चा है, उस इंसान है, उसका सबका स्लीप साइकिल सही नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, बहुत टाइम लोग यूज करते हैं, सबका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है आज की डेट में, जिसके कारण क्या होता है, स्लीप साइकिल ख़राब होता है, और स्लीप साइकिल ख़राब होने के कारण बॉडी का जो भी हार्मोन्स है वो प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाता है, वो जो जिस चीज़ का लेवल है, वो जो भी हार्मोन्स है उसका लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है, और जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट को देखने को मिलता है फिजिकली मेंटली इलनेस, कहीं ना कहीं वो पेशेंट सफ़र करता है अगर वो पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले रहा है तो। उसके बाद क्या, संक्रमण से बचाव के लिए उपाय क्या है, तो संक्रमण से बचाने के लिए जो भी कम्युनिकेबल डिजीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इससे बचने के लिए खुद को हाइजीनिक रखना है, उससे अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज वाले हो तो उसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, या फिर इंसान को जैसे हैंड वॉशिंग वगैरह यूज़ करना है, वैसा नहीं कि आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे कुछ टच कर लिए फिर उसी हैंड से खाना खा लिए। तो अगर ऐसा जीवन यापन चल रहा है तो उस टाइम देखने को मिलेगा कि जो भी पेशेंट है बहुत ज़्यादा बीमार होगा और तुरंत बीमार होगा। तो संक्रमण से बचाने के लिए खुद को जो है सो साफ़ सफाई में रखना है, अगर खाना खाना है तो हैंड वॉश करके खाना है। तो ये सब चीज़ें बेसिक है, और इस बेसिक चीज़ को इग्नोर करने से ये गंभीर समस्या का उत्पन्न होती है। या फिर एक नॉर्मल, अगर हम लोग बोले तो कि नॉर्मल एक्यूट कंडीशन से ही तो सीवियर होती है, और क्रॉनिक होगी फिर सीवियर होगी फिर वो इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो सारा चीज़ है, ये सारा चीज़ बेसिक है, और कोई इंसान अगर इस बेसिक चीज़ को फॉलो करता है तो उसको जो भी उतना ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन केयर की नीड नहीं होगी, अगर कोई पेशेंट बेसिक जो है सो रूटीन फॉलो कर रहा है तो। यहाँ पे यही सब चीज़ के बारे में बताना है एज ए ANM अगर हम समझाएं तो उसमें भी आपको ये सारा चीज़ पेशेंट को बताना है, आपको टीच करना है। आप जिस भी लेवल पे हो, जिस भी हॉस्पिटल्स में जिस भी लेवल पे पोस्टिंग है आपकी, उस टाइम कि पेशेंट को हेल्दी कैसे रखना है, हेल्दी खाना कैसे खाना है, स्लीपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, कम्युनिकेबल डिजीज या फिर किसी भी तरीके का भी डिजीज है तो उससे बचने की क्या उपाय है, इम्यूनाइजेशन का क्या महत्व है, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी हॉस्पिटल्स में एजुकेशन दिया जाता है तो उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन, पुनर्वासी, इसमें रिहैबिलिटेशन में क्या होगा, शारीरिक व्यायाम, मानसिक सहयोग, सामाजिक पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन, रोजगार या कार्य में वापसी। शारीरिक व्यायाम में क्या होता है कि जो भी फिजियोथेरेपी, अगर कोई पेशेंट है जो हमेशा खुद से एक्सरसाइज कर रहा है, फिर जो रूटीन केयर है, तो उसको तो एक तो सबसे पहली बात फिजियो की नीड नहीं होगी, या फिर ऐसा उसको गंभीर बीमारी नहीं होगा अगर वो ऐसा पेशेंट जो डेली अच्छे एक्सरसाइज करे, अच्छे खाना खा रहे, अच्छे तरीके से रह रहा है, तो उस इंसान को कभी भी तो फिजियो की नीड नहीं हुई, क्योंकि एक्सरसाइज जो बॉडी का कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी क्या होता है, एक्सरसाइज करवाया जाता है। अगर आप खुद से एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है तो उसको जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है वो करवाते हैं, या तो वो मैनुअली आपको करवाए, या फिर वो जो है सो जो भी उस सब चीज़ का इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, मशीन होता है, उससे करवाए। मानसिक सहयोग के लिए काउंसलिंग किया जाता है। उसके बाद है रोजगार या कार्य में वापसी, जो भी चीज़ें हैं उसकी जो भी जिस तरीके से हेल्प चाहिए होता है, ये सारा जो है सो हेल्थ एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन में प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद सामुदायिक नर्स की भूमिका क्या है, मतलब कि रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, रोल क्या हो सकता है एक कम्युनिटी में एक नर्सिंग स्टाफ का, या फिर जो भी एक ANM है उनका। तो सबसे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि क्या करना है कि केयर प्रोवाइड करना है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, या फिर जो वर्क है कि केयर प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ एक नर्स का बहुत सारे रोल होते हैं कि वो केयर प्रोवाइडर भी होते हैं, वो एक एजुकेटर भी होते हैं, काउंसलर भी होते हैं, कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, एडवोकेट भी होता है। अब ये सारा पॉइंट क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको जिस तरीके का पेशेंट मिलेगा आपको उस तरीके से उसको टीच करना है, उस तरीके से एजुकेट करना है। अगर कोई पेशेंट जो बहुत सीवियर बीमार है तो आप उसको केयर प्रोवाइड करोगे, साथ ही साथ केयर के साथ ही साथ आपको उसको मेंटली भी सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट करना है, उसको एजुकेट
भी करना है, चीज़ें के बारे में, लॉस या फिर हानि जो भी चीज़ें उसके बारे में बताना है, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको उसको काउंसिल करना है, कोऑर्डिनेट करना है उसके साथ। अगर वो रो रहा है तो उसको आपको सपोर्ट करना है, साथ साथ रोगी के अधिकारियों को रक्षा करना, एडवोकेट का काम करना है कि उसका जो भी, जैसे कि बहुत टाइम ऐसा होता है इलीगल केस है तो ऐसा नहीं कि उस जो बातें हैं वो पूरे हॉस्पिटल्स में फैलाने हैं, तो उस टाइम एक जो है सुरक्षा भी करना है। एडवोकेट का भी काम करता है, जो भी चीज़ें लीगल है उसको लीगल तरीके से रखना है, जो भी इलीगल है उसको इलीगल तरीके से रखना है। फिर ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो भी रोगी की प्राइवेसी होती है, जो भी पेशेंट है उसकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करना होता है। उसके बाद चैलेंजेस क्या है, संसाधनों की कमी, जागरूकता की कमी, सामाजिक सांस्कृतिक मानव, आर्थिक समस्या। मतलब कि अगर हम बात करें डिसएडवांटेज का या फिर होने का जो रीजन है, जो कॉमन फैक्टर वगैरह, तो उस सब का साधन क्या है, तो उस सब का साधन है कि संसाधनों का कमी होना, जागरूकता की कोई लैक ऑफ नॉलेज होना, लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, इटीसी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी पेशेंट है उस पेशेंट को क्या नॉर्मल से चीज़ें देखने को मिल रही है। तो नॉर्मल से चीज़ों में हम लोग को देखने को ये मिलेगा कि जो भी पेशेंट है उस पेशेंट में बहुत सारा कॉमन बीमारी देखते हैं। खास करके आज जो हमारा टॉपिक था वो था कि मेन रूप से कि जो भी प्रॉब्लम है कम्युनिटी एरिया में उस पर बात करना। तो जो सबसे कॉमन बीमारी होता है वो होता है कि कभी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा ये डायरिया का केस फैल रहा है, तो कभी देखने को मिलता है कि सर्दी खांसी हो रहा है, तो कभी कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो कोई एरिया है जहाँ पे डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, कॉलेरा हो रहा है। मतलब कि ऐसे ऐसे जो डिजीज है ये सब बहुत ज़्यादा फैल रहे, तो उसी चीज़ को कम कैसे करना है, उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, उससे बचना क्या है, यही हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि अस्थमा है जो कि बहुत कॉमन बीमारियाँ होती है, सीओपीडी है, एम्फाइजिमा है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, इन्फेंट ब्रीथिंग डिसऑर्डर है, या फिर बहुत सारा और भी बच्चे के जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये सब देखने को मिलता है, फीवर वगैरह है, ये सब जो बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि बेसिक है और कॉमनली देखा जाता है सोसाइटी में या फिर कम्युनिटी के अंदर। इसी चीज़ पे बात करना है इसमें। तो अस्थमा है, तो अस्थमा क्या होता है, ये बच्चों को वयस्क के आम है, जिसकी किसी में भी हो सकता है। इसमें होता है क्या, जो भी एयरवे है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, सूजन आ जाते हैं, जिसके कारण जो है बच्चा को सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आएंगे, पेन होगा, अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, जिसके कारण उसको पेन वगैरह फील होगा या फिर जकड़न जैसा महसूस होगा। तो जो भी अस्थमा है, ऐसे ही सीओपीडी है, इसमें दो बीमारी आएंगे, एम्फाइजिमा आएंगे एंड ब्रोंकाइटिस आएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी फेफड़े में भी प्रॉब्लम हो रहा है। फेफड़ा में जो भी पेशेंट धूम्रपान कर रहा है या फिर जो भी स्मोकिंग कर रहा है वैसे पेशेंट को सीओपीडी वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है। जो भी एल्वोलाई है उसमें सूजन आ जाएगा, एल्वोलाई अपना काम नहीं कर पाएगा, एक्सचेंज नहीं कर पाएगा गैस को। तो ये सारा जो है सो प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली है कम्युनिटी एरिया में या फिर जो भी कम्युनिटी में हॉस्पिटल्स है वहाँ पे देखने को मिलता है। निमोनिया है या फेफड़े का संक्रमण है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगल के कारण होता है। जो निमोनिया है इसमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का पेशेंट है। उसके बाद है इन्फेंट ब्रीथिंग डिसऑर्डर, नवजात शिशु है जिसको सब समय से पहले पैदा होने या फेफड़े के पूरी तरह विकसित न होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। इन्फेंट ब्रीथिंग डिसऑर्डर क्यों होता है, या तो वो प्री टर्म बेबी है, टाइम से पहले हो गया, जो भी टाइम होता है वो 9 मंथ का, उस 9 मंथ से पहले अगर डिलीवर हो गया है, फिर बोल सकते हैं 37 वीक से पहले डिलीवर हो गया है, जिसके कारण उसका जो है सो लंग्स का सर्फेक्टेंट जो है सो वो अच्छे से बना नहीं था, जिसके कारण उसको सांस लेने में फिर बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के कारण जो है सो बहुत सारा बीमारी देखने को मिल सकता है, या फिर देखने को मिल सकता है कि वैसे बच्चा जो जन्म से पहले निकल गया उसका डेथ होता है। जैसे कि डाटा भी यही रहा है कि जो भी प्री टर्म जो भी बेबी न्यू बॉर्न बेबी का डेथ होता है उसका सबसे रीजन जो मेन रीजन जो डेथ का होता है वो डेथ का रीजन क्या होता है, डेथ का यही रीजन है कि प्री टर्म बेबी है, टाइम से पहले डिलीवर हो गया, उसका लंग्स का सर्फेक्टेंट नहीं बना था और जिसके कारण बच्चे को डेथ हो जाता है। तो यही चीज़ इन्फेंट ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। या फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट बच्चा को न्यूबॉर्न को सर्दी हो जाएगा, उसके कारण भी देखने को मिलेगा कि उसको ब्रीथिंग डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। तो ये जो सारा आज का क्लास था वो क्या था कि कम्युनिटी एरिया में जो भी पेशेंट है उसको केयर करना है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।